नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। शिक्षक भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की प्रैक्टिस सेट नंबर 21 की, मॉडल पेपर नंबर 21 का। दोस्तों, अभी तक हमने आपके सिलेबस अनुसार 20 यानी कि 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, 20 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप किसी कारण की वजह से आप हमारे ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नहीं देख पाया है, क्योंकि सिलेक्शन पाना है 30 में 30 पाना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग आसानी से सारे वीडियो सारी क्लासेज देख सकते हैं फ्री में, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव अपघट्ट जो है पदार्थ है। तो जैव अपघट्ट पदार्थ कौन सा है? पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, सीसा है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए और अपना जो स्कोर है उसको 30 में के पास नज़दीक करिए। अगर 25 प्लस आपका स्कोर आज की क्लास में जा रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी दोस्तों को। जी हाँ, कौन सा जैव अपघट्ट पदार्थ होगा? तो राइट ऑप्शन जाएगा आपका। देखिए, जैव अपघट्ट पदार्थ की बात, जैव अपघट्ट पदार्थ जो होता है पहले जान लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, जैव अपघट्ट पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। और आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है? आपके ऑप्शन में दिया गया है पॉलीथीन, प्लास्टिक, सीसा। ये तीनों जो है आसानी से आपके अपघट्ट नहीं होते हैं, ठीक है, आसानी से गलते नहीं हैं, तो इसलिए ये आपके जैव अपघट्ट पदार्थ नहीं कहलाएंगे। यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्लास्टिक, सीसा, पॉलीथीन ये सभी क्या है, जैव अपघट्ट पदार्थ नहीं होंगे। जैव अपघट्ट पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, डचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दोस्तों, आपके जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, या आपके तमिलनाडु में, या सिक्किम में है। तो डचिगम राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में है, किस स्टेट में है? तो सभी लोग जानते होंगे कि जब भी डचिगम की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर नाम आता है, ठीक है। डचिगम राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है, अगर जिला पूछा जाता है, ठीक है। तो डचगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में है। और ये भी पूछा जाए कि डचगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1981 में डचग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। हर एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, जिस पैटर्न पर आपका एग्जाम होना है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो मेरे प्यारे में शिक्षा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार लाइक शेयर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन? चिपको आंदोलन से एक प्रश्न जरूर आएगा। सभी लोग जानते हैं चिपको आंदोलन की जो प्रणेता है कौन है दोस्तों, तो आपके सुंदरलाल बहुगुणा है। और चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा इनके प्रणेता है। और इनका जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 में वृक्ष काटने के विरोध में उत्तराखंड में शुरू किया गया, और यह आंदोलन वन संरक्षण के समर्थन में था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? यह टीटी एग्जाम का बेस्ट लाटेस्ट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, यानी सिलेक्शन वाला प्रश्न है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया? 1970 में, 2011 में, 1973 में, 2007 में। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया या कब लागू किया गया? तो आपके 1973 में लागू किया गया। और चिपको आंदोलन की शुरुआत भी आपकी 1973 में हुई थी, और प्रोजेक्ट टाइगर के लागू भी आपके 1973 में हुआ था। और इससे संबंधित यह है दोस्तों कि देखिए, संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने टाइगर की संख्या को बढ़ाने तथा इन्हें संरक्षित या सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई। तो आप ये बताइए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो आपके उत्तराखंड राज्य पर है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए विख्यात है? तो टाइगर के लिए आपको विख्यात है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 2.15%, 97.2%, 0.65%, या 0.0%। तो सभी लोग जानते हैं समुद्र का जो पीने योग्य की बात करते हैं, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, तो आपके 0.65% जो है जल केवल पीने योग्य है, क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र के क्या है,
क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं है। क्षारीय जल ज़्यादा है आपके समुद्र पर, केवल पीने योग्य आपका 0.65% ही है। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है? बोर्ड्स क्या है दोस्तों? बोर्ड्स क्या है? BODS का इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ये बोर्ड्स है क्या चीज़ दोस्तों? अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डेली क्लास आपको 7 PM यानी 7 बजे शाम को आपकी लाइव क्लास होती है, सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद सभी का कमेंट करने के लिए, शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए और शिक्षा से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड्स का क्या पूरा फुल नेम क्या होता है? तो बोर्ड्स का होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इन 5 डेज, बोर्ड्स का आपका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, यानी एक मापन है जिससे जलवायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। BODS दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की एक इकाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। जितने मेरे भाई बहन हैं शिक्षा के चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे और शिक्षा के लिए ज़रूर हर एक भाई बहन यहाँ पे लाइक करें। लाइक बहुत लोग कम कर रहे हैं, आप लोग लाइक करें, सपोर्ट करें और सिलेक्शन पाएँ। दोस्तों, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? आप जानते हैं कि हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी पर होने वाला जो रेडिएशन होता है वह गामा रेडिएशन होता है, UV रेडिएशन होता है, एक्स किरण रेडिएशन होता है, या आपके इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। तो हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर होने वाला जो रेडिएशन होता है वह आपका क्या होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सूर्य की किरणें वायुमंडल परत को पार नहीं कर पाती हैं। परिणाम स्वरूप यह किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं और अवरक्त किरण यानी कि आपने इंफ्रारेड जो रे आपने रेडिएशन पढ़ा, इंफ्रारेड रेडिएशन जैसा व्यवहार करती है तथा इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। लंदन धूम्र पाया जाता है। एनसीईआरटी में आपके बुक में मिल जाएगा यह प्रश्न। काफ़ी बार CTET UP टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो आपके MP टेट के चांसेस 100% है, क्योंकि इस बार आपका सभी लोग जानते हैं NCERT के बेस पर सारे प्रश्न आने हैं। तो लंदन धूम्र पाया जाता है, ग्रीष्म काल में सुबह पाया जाता है, ग्रीष्म काल में दिन में पाया जाता है, शीतकाल में दिन में के समय या शीतकाल के सुबह के समय। तो लंदन धूम्र कब पाया जाता है दोस्तों? यह शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? शीतकाल मौसम में सुबह सुबह कोहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण जिसे लंदन धूम कहते हैं। तो जो आप देखते होंगे अभी आएगा, ठंड का मौसम चल रहा है, कोहरा जब पड़ेगा आपका, तो कोहरा जब पड़ता है उसे ही लंदन धूम कहते हैं। क्या कहते हैं? लंदन धूम किसे कहते हैं? जो आपके ठंड के समय में कोहरा पड़ता है उसे लंदन धूम कहते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक पर ये सारा प्रश्न आपको मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और आपके अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, इसको क्या कहते हैं? ये किस नाम से जाना जाता है? जो हवा का एक तीव्र भंवर बनता है और आपके समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर भी छाया रहता है, इसका नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? ध्रुवीय भवंडर कहते हैं, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या कोई नहीं कहते हैं? तो दोस्तों, हवा का एक जो तीव्र भंवर होता है समताप मंडल में बनता है और आपके अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, ठीक है, तो इसको ध्रुवीय भवंडर बोला जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत से मेरे दोस्त होंगे, शिक्षक बंधु होंगे जो ध्रुवीय भवंडर के बारे में जानना चाहेंगे कि यह है क्या चीज़, तो सारा डिटेल आपके साथ है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। ये भी एक लाइन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। और इस पवन धारा को पिर संचरण दोनों गोलार्ध में 200 अक्षांश ध्रुवों के बीच होता है। फलस्वरूप समताप मंडल में ताप एवं दाब की विषमता के कारण क्या है? एक बड़ा बवंडर उठता है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि ये बवंडर कैसे बनता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? फॉस्जीन के कारण, मीथेन के कारण,
मेथिल आइसोसाइनेट के द्वारा या मेथिल एमाइन के द्वारा। तो सभी लोग जानते हैं, बार बार आपके ये रिपीट हुआ प्रश्न प्रैक्टिस सेट में, आपके मॉडल पेपर में प्रश्न ला चुके हैं हम कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित एक प्रश्न आता जरूर है दोस्तों आपके पीबी में, ठीक है, व्यापम पे। तो मेथिल आइसोसाइनाइड जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इसे थोड़ा और डिटेल के साथ जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 1984 को घटित हुई थी। ये घटना जो है पेस्टिसाइड कंपनी में यानी कि एमआईसी मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। किस कंपनी में हुई थी, तो आपके पेस्टिसाइड कंपनी में हुई थी यह घटना, ठीक है। और यह बहुत ही हानिकारक एवं विषैली गैस होती है, कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे में से निवेदन है, आई होप आप लोग वीडियो लाइक कर लिया होगा अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, आपने कैंसर का नाम सुना होगा, क्या आपने श्वेत फेफड़ा कैंसर का नाम सुना है? अगर सुना है तो बहुत ही अच्छा है, आज जानने की उत्सुकता होगी, और नहीं जानते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए सिलेक्शन के लिए आपको यह जानना कि श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। पेपर से होता है, आपके एस्बेस्टस से होता है, टेक्सटाइल से होता है, या सिलिका से होता है। तो श्वेत फेफड़ा कैंसर किससे होता है मेरे प्यारे मित्रों, यह एक टेक्सटाइल से होता है। टेक्सटाइल जो होता है, कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं, और इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। प्रश्न यह है कि इनमें से किस गैस का गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होता है, ठीक है। NO हो गया, CO हो गया, O2 हो गया आपका, या आपका CO2 हो गया, ठीक है, या आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो दोस्तों गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है वह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। ऑक्सीजन में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़्यादा जो है आपके CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में होती है। मोनो यानी होता है एक ऑक्साइड होता है, ठीक है। ड्राई यानी दो ऑक्साइड, ट्राई यानी कि तीन, ठीक है। ये आपके साइंस के नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। इतिहास की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में आपका इंडिया लेवल का भी प्रश्न दिया गया है। तो इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 26 अगस्त 1945 को, 16 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1945 को। तो ये बहुत ही है दोस्तों, एक ही सन दिया गया है और एक ही महीना अगस्त दिया गया है। अगर हमें पता भी है कि अगस्त महीने में और 1945 को हुआ था, तो हमें दिन भी पता होना चाहिए, डेट तारीख भी पता होना चाहिए। तो पहली परमाणु दुर्घटना इतिहास में दोस्तों कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 की हुई थी। क्या होता, कब हुई थी? पहली परमाणु दुर्घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने जापान के शहर में गिराया था, ठीक है, हिरोशिमा पर। किस शहर में? हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है, बेहतरीन प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? जो ताजमहल के चारों तरफ का एरिया है, पर्यावरण है, उसके चारों तरफ हरित क्षेत्र यानी पेड़ पौधे का ज़्यादातर आपका विकसित किया जाए, ठीक है। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण या वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया था? आदेश 1994 में दिया गया था, 2004 में, 1984 में, या 1900, या इनमें से किसी भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पर्यावरण वन मंत्रालय को जो है ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र को विकसित किया जाए, यह आदेश 1994 में दिया गया था। सभी लोग जानते हैं ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के बढ़ने से वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा था तथा उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। इससे ये सारी चीज़ें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1994 ईस्वी में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह कौन सा है? तो दोस्तों शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, किस स्टेट में है? तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, या आपके केरल स्टेट में, केरल राज्य में। तो शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क का दर्जा किस राज्य को प्राप्त है? तो वह आपका केरल राज्य है, ठीक है। शांति घाटी दक्षिण भारत की केरल राज्य में स्थित है। यह स्थल विविधता का प्रमुख स्थल है, हॉट स्पॉट बात करें अगर, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। किसको? केरल राज्य को।
अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्त का प्रयोग किया जाता है? जो आपका कणकीय प्रदूषण होता है उसको समाप्त करना हो तो किस युक्त का प्रयोग किया जाता है? साइक्लोन कलेक्टर युक्त, आपका ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर युक्ति, फैब्रिक फिल्टर युक्ति, या इन सभी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो जो कणकीय प्रदूषण होते हैं, ठीक है, उनको समाप्त करने के लिए जिस युक्त का प्रयोग किया जाता है वह आपके ये सभी हैं। कणकीय प्रदूषण के लिए आपको प्रेवेटिंग स्टेलिंग चेम्बर हो गया, साइक्लो कलेक्टर हो गया, फैब्रिक फिल्टर स्ट्रेवर हो गया, आदि मशीनों का विकास किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है, आपके एनसीईआरटी के बेस पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं दोस्तों, सभी मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है, जय हिंद, वंदे मातरम है दोस्तों। फटाफट लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और पहली बार विजिट कर रहे हैं शिक्षा के जगत को सदस्यता हासिल कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शिक्षा को सपोर्ट करें, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा ही दोस्तों है जो हमें अंधकार से दूर करती है, ठीक है, हमें प्रकाशमय बनाती है, हमें सक्सेस की रास्ते पर ले जाती है, हमें हमारा जो सपना है अध्यापक बनने का उसे आसान करती है, वह आपकी शिक्षा ही दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण जो है, प्रश्न देखते हैं, आइए। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 क्या निर्देशित करता है? एक दोस्तों ध्वनि प्रदूषण है उससे संबंधित एक नियंत्रण और रोकथाम नियम 2001 में बनाया गया। तो यह जो नियम है क्या निर्देशित करता है कि लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, या किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, या बी व सी? तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम के लिए जो 2001 में नियम आया था वह निर्देशित करता है कि पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण को और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर को, ये दोनों चीज़ों को क्या है, नियम को क्या है, रोकथाम के लिए निर्देशित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया, प्रश्न लाजवाब है, आइए प्रश्न देखते हैं। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने किस पुस्तक को तैयार की है? रेड डाटा बुक, श्वेत डाटा बुक, नीला डाटा बुक, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार टीटी में आ चुका है, ठीक है, वर्ग 2 में भी पूछा जा चुका है। तो रेड डाटा बुक जो है ये आपका IUCN के द्वारा पुस्तक तैयार किया जाता है, जो भी आपके पौधे और जंतु के संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं इस रेड डाटा बुक में आपका प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है? तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। और रेड डाटा बुक कब प्रारंभ हुआ था? तो सन 1964 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खजुराहो मंदिर किस जिले में है? ओरछा जिले में है, पन्ना जिले में है, छतरपुर में है, या आपके कटनी में है? तो खजुराहो मंदिर है, इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके पूछे जाते हैं। तो सभी लोग जानते हैं छतरपुर जिला में आपके खजुराहो मंदिर आता है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश के प्रशांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से भी जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक भी है, और भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य को प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न यह है कि निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? किस कारण के कारण, किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ जाती हैं? आप लोग देखते होंगे पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ों से, इनका आकार छोटा हो जाता है, तो किस गैस के कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या आपके नाइट्रस ऑक्साइड? तो सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते जान लीजिए, यह आपका होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण। पर्यावरण में जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस की मात्रा बढ़ जाने पर क्या होता है, पौधे के श्वसन क्रिया पर बुरा जो है प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप पौधे की पत्तियां सिकुड़ कर गिरने लगती हैं और इससे पौधे का विकास भी बाधित हो जाता है। अगला प्रश्न है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो संद्री पदार्थ का अंश कारण बनता है? आंख में पानी गिरना, कैंसर, DNA विखंडन, या सभी? तो पानी में पाए जाने वाले जो रेडियो संद्री पदार्थ होते हैं वे किस अंश का कारण बनते हैं?
तो सभी लोग नहीं जानते होंगे। तो आँख में जो पानी आना, ठीक है, ये पानी में पाए जाने वाले रेडियो संधि पदार्थ के कारण होता है। ठीक है, रेडियो सवरी युक्त जल के पीने से मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से संक्रमित हो जाता है, कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है, जैसे कैंसर हो गया, आंखों में पानी गिरना, ब्रेन ट्यूमर हो गया, अनुवांशिक लक्षण में परिवर्तन, ये सारी आदि क्या होता है, रेडियो सक्रिय युक्त जल पीने से ये सारी चीज़ें प्रकार के संक्रमित रोगों से हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। उम्मीद है वीडियो लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, शिक्षा को सपोर्ट कर रहे होंगे। आपके साथ जायसवाल सर 24 सर्वाइवल है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। दोस्तों, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन होता है प्रेजेंट टाइम पर? 29.47%, 33.47%, 22.47, यानी कि 4-7 सभी में कॉमन है। अब आपको बताना है कि भारत में, यहाँ भारत की बात कर रहे हैं, कितने प्रतिशत भूमि पर वन है। तो सभी लोग जानते हैं लगभग 20% है आपका, ठीक है, यानी कि 19.4% पर आपका वन है। अगर ये 2007 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में वन क्षेत्र 19.47 है, और रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत कुल भूमि के लगभग 21% भूभाग पर वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। दोस्तों, ग्रीन हाउस के बारे में सभी लोग जानते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, लेकिन इसको जो है सर्वप्रथम पहचाना किसने था, पहचाना गया था, किसके द्वारा पहचाना गया था? ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम किसके द्वारा पहचाना गया था? जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा, जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड द्वारा, ठीक है, या ग्रीन हाउस? राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर आपको पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था आपके जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। किसके द्वारा? जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। और वर्तमान में इन गैसों की श्रेणी है, जैसे आपके CO2, N2O, CH4, CFC गैस आते हैं। इनकी अधिकता में पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? तो वैश्विक तापन के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका मेथेन है, ठीक है, CH4 हो गया, या आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC हो गया आपका, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो गया। ये आपके ये तीनों हो गए। तो वैश्विक तापन के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं ये आपके क्या हो गए, तीनों हो जाएंगे, मेथेन भी है, CFC भी है, और आपका CO2 भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। हम अम्ल वर्षा के बारे में जानते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। तो अम्ल वर्षा में उपस्थित क्या होता है? H2SO4 होता है, HNO3 होता है, CH2COOH होता है, या AB दोनों होते हैं। तो अम्ल वर्षा में उपस्थित आपका H2SO4 होता है और HNO3 भी होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण कभी कभी वर्षा जल के साथ सल्फर द्वारा क्रिया कर लेती है, और इसके क्रिया कर लेने के पश्चात H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे जल में अम्लता आ जाती है, और इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। इसे H2SO4 और HNO3 अम्ल भी शामिल होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 3-4 प्रश्न और हैं दोस्तों। इनमें से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, 400 DO, 800 DO, 200 DO। तो किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो आपके 200 DO, ठीक है, यानी कि DO का मतलब क्या होता है? एक यूनिट है, डॉप्सन यूनिट कहलाती है, ठीक है। DO मतलब एक डॉप्सन यूनिट है, जो ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई है, डॉप्सन यूनिट। तो ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई कितनी है? 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है, तो इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ जो है NGO समर्पित है? ठीक है, असरकारी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी प्राइवेट की बात कर रहे हैं। तो वन्य जीव संरक्षण पर जो कौन सा असरकारी संघ यानी NGO समर्पित है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड, WWF फॉर नेचर भारत, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, या ये सभी? तो वन्य जीव संरक्षण पर जो असरकारी संघ यानी कि NGO समर्पित है वह आपका है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर संस्था। भारत में विश्व स्तर पर NGO गैर सरकारी संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर संस्था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है?
ऐसा आपका अनुच्छेद जो सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता हो। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद जो सार्वजनिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है वह आपका अनुच्छेद 15 है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 15 सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानवाधिकार की धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद के बिना समान समानता का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 10% नियम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है? गोल्डमान द्वारा, लिंडमान द्वारा, बैकमान द्वारा या उपरोक्त सभी? या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10% नियम जो दिया गया था वह आपके लिंडमान द्वारा दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? 10% जो नियम है लिंडमान द्वारा 1942 ईस्वी में दिया गया और यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है अमेरिका में स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया था? यानी EIA जो है आपका अमेरिका में स्थापित किया गया कब? 1969 में, 1967 में, 71 में, 73 में। तो EIA की स्थापना जो है अमेरिका में कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाता है कि अमेरिका में पर्यावरण प्रदूषण पड़ने वाले जो घातक प्रभाव होते हैं उनको जो है 1969 में EIA के रूप में प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों ये मॉडल पेपर, ये प्रैक्टिस सेट आपको इन्वायरमेंट का कैसा लगा? और ऐसे ही इससे बेस्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक शेयर करें, शिक्षा को सपोर्ट करें। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लासेस डेली ज्वाइन करते रहें, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का।